फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी क्योंकि फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स है और ये टाइम है आपका जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा ध्यान देने का, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग फिशरी पार्ट 1 का जो थर्ड लेसन है फिश फार्म मैनेजमेंट वो रिवाइज़ करेंगे इन वन शॉट वीडियो। पूरे वीडियो के अंदर हम इसे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे हैचरी के बारे में। हैचरी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल चैम्बर होता है जिसके अंदर फिशेस के जो एग्स होते हैं उसे रखा जाता है जब तक कि वो एग्स नेचुरली हैच ना हो जाए। जैसे कि अगर हम किसी एग को ज़ोर से टच करते हैं तो उसके जो शेल के ऊपर ऐसे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक नेचुरली जो फिश के एग्स है वो क्रैक नहीं हो जाते या फिर उनकी हैचलिंग नहीं हो जाती, तब तक उन्हें एक हैचरी जो चैम्बर होता है हमारा उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। जब तक कि उसके अंदर से यंग वंस ना निकल जाए। यंग वन जो होते हैं फिशेस के उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पॉन कहते हैं, ठीक है। जो सबसे अर्ली स्टेज होती है फिश की उसे हम स्पॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैचिंग पीट। हैचिंग पीट्स क्या होते हैं? हैचिंग पीट्स आर स्मॉल शैलो पॉन्ड्स ऑफ 8:4:2 रेशो इसका होता है, 8:4:2 का रेशो होता है इसका। ये क्या होते हैं कि स्मॉल शैलो पॉन्ड्स होते हैं एकदम, मतलब बहुत छोटे से ग्राउंड में जो ये अगर हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा ऐसा पॉन्ड बनाया जाता है जिसकी लेंथ और जो हमारी विड्थ है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसे हैचिंग पीट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर जो एग्स है उसे हम लोग रखते हैं। और ये जो पिट्स है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? रिवर के साइड पे बनाए जाते हैं, जैसे जिसकी वजह से जो नेचुरल ब्रीडिंग है फिशेस की वो कंटिन्यू रहे। देखो रिवर का जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है और हमारा जो पॉन्ड का वाटर होता है वो स्टेबल होता है, राइट। तो जो फिशेस के एग है उन्हें ऐसा ना लगे कि वो कहीं और इन्वायरमेंट में आ गए हैं, तो उन्हें एक अच्छा और सही इन्वायरमेंट देने के लिए उन्हें जो रिवर के जो शोर लाइन्स होती है, राइट, वहाँ पर बनाया जाता है ताकि उनकी जो नेचुरल ब्रीडिंग है वो कंटिन्यू रह सके, उनकी जो लाइफ प्रोसेस है वो प्रॉपर चल सके जैसे कि रिवर में या फिर ओशियंस में चलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैचिंग हप्पा। अब हम दो टाइप के हैचिंग हप्पास देखेंगे, एक होता है फिक्स और दूसरा होगा फ्लोटिंग वाला। अभी जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा फिक्स्ड हैचिंग हप्पा। तो ये क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर इसकी इमेज है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा हमारे पास कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है जिसका जो आउटर सरफेस है ना वो मसलिन क्लॉथ से बनाया जाता है और अंदर का जो सरफेस है वो एक मॉस्किटो नेट से बनाया जाता है जिसके ऊपर हम जो फिश के एग्स है वो रख सके, ठीक है। और इससे कहाँ बनाया जाएगा? एक बॉटम में जैसे इसके 4 पोल लगाए जाते हैं, रिवर के पास बनाया जाता है ये। फिर 4 ऐसे पोल लगाकर उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। आउटर हप्पा और जो इनर हप्पा है उसकी हमें साइज़ भी दी हुई है। आउटर हप्पर की साइज़ कितनी होती है? 1:2:1 की रेशियो में होती है, ठीक है। और वैसे ही हमारी इनर हप्पर की साइज़ होती है। और ये जो हमारा हप्पा होता है, ये फ्लोटिंग हप्पा हो या फिर फिक्स्ड हप्पा, वो दोनों भी ऊपर से जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है, क्लोज नहीं होंगे। जो हमारा ग्लास जार हैचरी जो हम आगे देखेंगे वो ऊपर से क्लोज होता है, बट ये दोनों ऊपर से ओपन होंगे, ये भी उसका एक पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा। तो फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो रिवर है अगर उसका सरफेस जो है वो रॉकी है, हार्ड है, जिसकी वजह से जो एग्स है फिश के उसको डैमेज पहुंच सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक बाम्बू का फ्रेम लगाया जाता है और इसे फ्लोट किया जाता है हप्पा को, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा फिक्स्ड हप्पा जिसके अंदर ये फ्रेम नहीं थी, राइट। और अब हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग हैचिंग हप्पा जिसके अंदर ये फ्रेम लगाकर इसे थोड़ा ऊपर रखा जाता है ताकि फिश को जो वाटर सप्लाई है वो मिल सके, बट वो जो हार्ड रॉक्स है उनसे एक बचा जा सके, ठीक है। इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी इसका जो आउटर सरफेस है ये भी मसलिन क्लॉथ से बना हुआ होता है। इनर जो उसका हप्पा होता है वो एक मॉस्किटो नेट से बना हुआ होता है जिसके ऊपर एग्स को रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्लास जार हैचरी के बारे में। सो ग्लास जार हैचरी का प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस सिस्टम operates under the roof, therefore the control on the temperature of the water and continuous vertical flow of water keeps the eggs in suspension and help to avoid spoilage. देखो अभी तक हमने जो हप्पा देखी वो कैसे थे? ओपन थे एट द टॉप। ये यहाँ से जो टॉप से वो लोग ओपन थे जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो डायरेक्टली एग्स के ऊपर पड़ रही थी और इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे थे उसका डायरेक्टली इफेक्ट एग्स के ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारे एग्स क्या है डैमेज होने के उसका जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ रहा था, राइट। बट ये जो सिस्टम है ये एक रूफ के अंदर कंडक्ट किया जाता है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है
वो मेंटेन रह पाता है, टेम्परेचर पे कंट्रोल रह पाता है, एंड वर्टिकल कंटिन्यूस वर्टिकल फ्लो चलता है पानी का यहाँ पे, ताकि जो नेचुरल ब्रीडिंग है फिशेस की वो कंटिन्यू रह सके, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे एग्स है वो स्पॉइलेज से बच सकते हैं। अभी ग्लास जार हैचरी कैसे बना हुआ होता है, कैसे वर्क करता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, एक वाटर सप्लाई सिस्टम आता है। ये जो ओवरहेड टैंक आप लोग देख रहे हैं, जो ये पाइप आपको दिखा रहा है, तो ये ओवरहेड टैंक से इस शावर में, और ये जो हमारे ग्लास जार यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं, ऐसे 20 ग्लास जार लगे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ये सब ग्लास जार के अंदर वो जो ओवरहेड टैंक है वहाँ से कंटिन्यूस वर्टिकल फ्लो चलता है वाटर का, ताकि जो एग्स है इन जार के अंदर रखे हुए वो नीचे ना बैठ जाए या फिर वो स्पॉइल ना हो जाए। उसके अंदर एक वाटर फ्लो होते रहता है ताकि जो एग्स है वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट होते रहे, ठीक है। एंड यह शावर से ही यहाँ एक ब्रीडिंग टैंक होता है जिसके अंदर जो हमारे एग्स होते हैं, जब एग्स हैच हो जाते हैं, जब वो उसके अंदर से स्पॉन निकल जाते हैं, मतलब न्यू वंस निकलते हैं, तो वो क्या होता है फिर वो इस स्पॉनरी में आ जाते हैं, इस ब्रीडिंग टैंक में आ जाते हैं। और इस ब्रीडिंग टैंक को कैसे मेंटेन किया जाता है, इस शावर से मेंटेन किया जाता है। एक कंटिन्यूस फ्लो होता है वाटर का, जिसकी वजह से उनकी वो जो ब्रीडिंग है वो एक प्रॉपर वे में चलते रहती है, ठीक है। और इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइपोफाइसेशन मेथड कहते हैं। हाइपोफाइसेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि रिवर का जो इन्वायरमेंट है उससे आर्टिफिशियली क्रिएट करना जो फिशेस है उनकी ब्रीडिंग के लिए, उसे हम हाइपोफाइसेशन मेथड कहते हैं। उसके बाद इसी तरीके से एक ब्रीडिंग टैंक होता है। यहाँ पे जब हमारे जो एग्स है वो हैच होकर जब उनमें से एक स्पॉन निकलता है फिश का, तो वो क्या करते हैं, फिर उसे हम लोग यहाँ पे ब्रीडिंग टैंक के अंदर डालते हैं। ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे बने हुए थे लाइन से, वैसे ब्रीडिंग टैंक्स कंटिन्यूसली बने हुए थे, ठीक है। इंक्यूबेशन एंड हैचिंग जार। इंक्यूबेशन और हैचिंग जार किसे कहते हैं, ये जो आपको ग्लास जार दिख रहे हैं इसे ही हम इंक्यूबेशन और हैचिंग जार कहते हैं। इसके अंदर जो होते हैं एग्स हमारे फिश के वो रखे जाते हैं, कार्प्स के जो एग्स होते हैं उसको हम यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं, यहाँ पे उसे रखते हैं ताकि जब तक वो हैच नहीं हो जाते तब तक यहाँ यहीं पर उसकी प्रॉपरली केयर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पॉनरी। अब जैसे हमने देखा कि जो हमारे फिश के यंग वंस होते हैं उसके हम क्या कहते हैं, उसकी जो एकदम फिश की अर्ली स्टेज होती है उसे हम स्पॉन कहते हैं, राइट। तो ऐसे स्पॉन्स जो होते हैं उन्हें ये रेक्टेंगुलर ब्रीडिंग टैंक के अंदर डाला जाता है, एंड वो जो स्पॉन्स होते हैं उसको यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। इसे फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम स्पॉनरी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने देखा कि जो एग्स है वो मतलब हैच हुए, उसके बाद उसके एग्स के अंदर से क्या हुआ, स्पॉन्स निकले। अब हम स्पॉन्स को मार्केटेबल साइज तक किस तरीके से कल्टीवेट करते हैं, किस तरीके से उन्हें कौन कौन से पॉन्ड में रखा जाता है वो देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फिश पॉन्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, जो हमारी फिश की सबसे अर्ली स्टेज जो जिसे कहते हैं हम, सबसे छोटी जो स्टेज होती है फिश की उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन कहते हैं, ठीक है। अब स्पॉन को हमें मार्केटेबल साइज की फिश बनाने के लिए उसे अलग अलग पॉन्ड्स के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। अब उस पॉन्ड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और फिश की मोर्टेलिटी, जो हमारी स्पॉन की जो मोर्टेलिटी है, यानी कि जो हम जब स्पॉन को किसी पॉन्ड में एंटर करते हैं अगर वो अनप्रिपेयर्ड है तो उसकी वजह से वो फिश की डेथ हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इस रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो सबसे पहले क्या बोलता है ये, बिफोर रिलीजिंग द फिश इन अ पॉन्ड एट अ पर्टिकुलर डेवलपिंग स्टेज द पॉन्ड मस्ट बी प्रिपेयर एज अ स्टॉकिंग ऑफ द फिश इन अ अनप्रिपेयर्ड नर्सरी फॉर रिजल्ट इन अ मोर्टेलिटी। देखो उसमें क्या बता रहा है कि जब अगर आप किसी भी स्पॉन को किसी पॉन्ड में एंटर कर रहे हो तो वो पॉन्ड पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। पॉन्ड कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हम लोग आगे इसमें देखेंगे, नर्सरी पॉन्ड में, स्टॉकिंग पॉन्ड में, ठीक है। तो पॉन्ड जो है वो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर जो हमारा ये पॉन्ड है अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो उसमें हमारे जो फिशेज है, जो स्पॉन है, उनकी हैवी मोर्टेलिटी देखने को मिल सकती है। अभी कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फिश के स्पॉन की मोर्टेलिटी के लिए वो देखेंगे, ठीक है। एडवर्स फिजियोकेमिकल कंडीशंस ऑफ वाटर। देखो जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो ख़राब पानी है तो उसके अंदर कैसे भी केमिकल्स होंगे, उसके अंदर अलग अलग टाइप की मीथेन या फिर कोई भी जो हमारी गैसेस है वो जनरेट हो सकती है, ठीक है। इस वजह से जो वाटर है उसका फिजियो और केमिकल कंडीशन सही होना बहुत ज़रूरी है फिशेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटरी एंड वीड फिशेस। अब हम लोगों ने सबसे पहले लेसन में देखा था जो फिशेज हमारी प्रीडेटरी फिशेज होती है, वीड फिशेज होती है, ये गलती से जो हमारे स्टॉकिंग फिशेज होती है उनके साथ वाटर में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये क्या करती है, जो हमारी कार्ब्स के जो एग्स होते हैं या फिर जो हमारे स्पॉन्स होते हैं उनको खाना शुरू कर देती है।
प्रेडेटरी फिशेज, राइट। तो इन लोग की वजह से वो क्या होंगी, फिशेज की डेथ हो जाएंगी और हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड मटेरियल। देखो अब जो फिशेज है उनको प्रॉपर फूड मटेरियल प्रोवाइड करना, क्वालिटी का और उसकी जो क्वांटिटी है, अब जो हमारी फिशेज होती है उनके वेट के हिसाब से उन्हें फूड दिया जाता है, ठीक है। तो अगर उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी अगर कम होगी तो उस वजह से भी फिश की डेथ हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, सडन राइज इन अ वाटर टेम्परेचर। अभी देखो वो वाटर का टेम्परेचर वो कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई या फिर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई, उसकी वजह से जो फिशेज है उनकी बॉडी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी डेथ हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग। देखो फिशेज के फार्म्स के पास कुछ सेक्रेटरी लगाया जाता है या फिर जो फिश फार्मर होता है ना वो उसकी फिशेज की देखभाल करता है। अगर उसको प्रॉपर देखभाल नहीं मिली तो फिर भी हमारी फिशेज जो होंगे वो खराब हो जाएंगे और हम उसका प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स थे फिश पॉन्ड को बनाने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नर्सरी पॉन्ड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अगर आपको आगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर 10 मार्क्स के लिए टॉपिक आएगा ना तो आप बहुत आसानी से इसको कवर अप कर पाओगे, क्योंकि इसमें क्या क्या टॉपिक्स लिखना है आपको। एक तो इरिडिकेशन ऑफ द एक्वेटिक वीड। अब हम लोगों ने पहले ही लेसन में पढ़ा है कि एक्वेटिक वीड्स के हार्म्स क्या होते हैं, उसको हटाना क्यों ज़रूरी है, फिर एक्वेटिक वीड्स कैसे हमारे फिशेस को नुकसान पहुंचाती है। बस उतना अगर आपने लिख लिया तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इरिडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी एंड वीड फिशेस। ये भी पहले ही लेसन का टॉपिक है। प्रेडेटरी फिशेज एंड वीड फिशेज क्यों हार्मफुल होती है, कौन कौन सी ऐसे फिशेज होती है जो हमारे कार्ब्स के जो स्पॉन्स होते हैं उनको खा लेती है, तो ऐसे फिशेज से हमें बचना चाहिए, क्या मेजर्स होते हैं, बस वो सब आपको पहले जो लेसन में आपने लिखा है बस वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद है लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड, ये भी हम लोग देखेंगे। ये सब टॉपिक जो हम दिख रहे हैं अभी वो सब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड। लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड मतलब पॉन्ड को जो देखो, एप्लीकेशन ऑफ द लाइम इन अ पॉन्ड इज कॉल्ड एज लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड। लाइम क्या होता है हमारा, क्विक लाइम जो हम देखते हैं, CaO कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तो उसको हम वाटर के अंदर डालते हैं ताकि जो वाटर की क्वालिटी है वो बढ़ जाए और जो केमिकल्स है या फिर दूसरे जो गैसेस है जनरेट हो जाती है, मीथेन की हो गई या फिर जो अलग अलग हार्मफुल गैसेस है फिशेज के लिए, उन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये डालते हैं। और सबसे मेन जो इसका रीज़न है वो क्या है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंटी पैरासाइटिक सब्सटेंस एज इट किल द बैक्टीरिया एंड अदर फिश पैरासाइट। अभी हम लोगों ने पहले या दूसरे लेसन में ये पढ़ा है, पहले लेसन में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं जो फिशेस को खा लेते हैं, उन सब से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फिश के जो पॉन्ड है उसके अंदर लाइम डालना पड़ता है, ठीक है। क्विक लाइम इज जनरली यूज्ड फॉर अ लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड। क्विक लाइम जो जिसका फॉर्मूला हमें बताया अभी, वो यूज़ किया जाता है लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड के लिए, ठीक है। और इसके जो एडवांटेजेस है ये आपको बुक में दिए हुए हैं, अगर आप उसके एडवांटेजेस भी रीड कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एडवांटेजेस आपको आई थिंक 1 सेंटेंस या फिर और कोई गिव द रीज़न में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, द एम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज टू एड द प्रोडक्शन ऑफ द फिश बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द नेचुरल फूड प्रेजेंट। देखो मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजिंग क्या होता है कि फिश पॉन्ड के अंदर ऐसा कुछ सब्सटेंस डालना जिसकी वजह से जू प्लैंक्टन या फिर फाइटोप्लैंक्टन की उसके अंदर अच्छी लेवल में क्वांटिटी बढ़े, क्योंकि हमारी कुछ फिशेस होती है जो कि जू प्लैंक्टन के ऊपर फीड करती है, कुछ होती है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करती है। तो क्या होता है कि हम लोग अगर उसको फूड ऊपर से नहीं भी सप्लाई करें तो ये जो फिशेस होती है फिर वो इन प्लैंक्टन्स को खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमने लोगों ने देखा था कि फूड मटेरियल अगर कम प्रोवाइड करेंगे तो भी फिशेस मर जाएंगे। तो हमारी जो मोर्टेलिटी है उसकी रेट कम करने के लिए ऐसा करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नर्सरी पॉन्ड शुड बी फर्टिलाइज आफ्टर लाइमिंग। जो नर्सरी पॉन्ड है, अब हम लोगों ने जब भी नर्सरी पॉन्ड देखा उसमें क्या बोल रहा है कि जो उसको फर्टिलाइज करना चाहिए जब हमने लाइमिंग की जो स्टेप है उसको कंप्लीट कर लिया उसके बाद, ठीक है। अभी क्या है, स्टॉकिंग ऑफ कार्ब स्पॉन इन अ नर्सरी पॉन्ड। अभी जो कार्ब्स के स्पॉन्स होते हैं, यानी कि हमने अभी देखा ना स्पॉन्स जो होते हैं उसको नर्सरी पॉन्ड के अंदर स्टॉक कैसे किया जाता है, मतलब उसे नर्सरी पॉन्ड के अंदर डाला कैसे जाता है, ठीक है। स्टॉकिंग ऑफ द पॉन्ड्स मीन प्लेसिंग द फिश इन द पॉन्ड्स, राइट। स्टॉक करना यानी कि जो हमारे स्पॉन्स है उन्हें जो हमारा पॉन्ड है उसके अंदर डालना, ठीक है। द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर स्टॉकिंग ऑफ द स्पॉन इन अ नर्सरी पॉन्ड इज डेट व्हेन अ जू प्लैंक्टन बायोमास इज डेंस। अभी हम लोगों ने देखा कि मैन्यूरिंग ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हमारी जो फिशेज है उसको जैसे ही हम लोग उसके पॉन्ड के अंदर डालेंगे, स्टॉक करेंगे, तो क्या करेंगी वो जल्दी जल्दी से फिर वो हमारे जो जू प्लैंक्टन्स है उसको खाना शुरू कर देंगे। इसलिए जो जू प्लैंक्टन का बायोमास है यानी कि जो जू प्लैंक्टन का रेट है वो
ज़्यादा होना चाहिए पॉन्ड के अंदर, ताकि जो हमारी स्टॉक की हुई फिशेज़ है वो उन्हें जल्दी से खाना शुरू करें और वो डेथ रेट से बच जाए, ठीक है। इसमें भी यही कहा है कि बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर स्टॉकिंग काफ्स नीड पेनल्टीफुल सप्लाई ऑफ द नेचुरल फूड। नेचुरल फूड क्या है उनका? जू प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है फिशेज का, ठीक है। तो ये जो नेचुरल फूड है वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन करते हैं पॉन्ड का। अब क्या है हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब हार्वेस्ट करना मतलब जैसे हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, किसी फील्ड में अगर हमने क्रॉप ग्रो किए तो जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? फिर उसको निकाल लेते हैं, तो उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, राइट, खुद के खाने के लिए या फिर मार्केट में बेचने के लिए। तो ऐसे ही हम लोगों को जो नर्सरी पॉन्ड है उसमें से फ़िश को हार्वेस्ट कब किया जाता है? जब फ़िश हमारी 15 टू 25 मिलीमीटर की हो जाती है, ठीक है। और 10 से 20 डेज़ में फ़िश क्या कहलाई जाती है? फ्राई कहलाई जाती है। अभी देख लो, हमने जो हमारी स्पॉनरी थी, स्पॉनरी में जो हमारी फिशेज है वो क्या कहलाई जाती है? स्पॉन कहलाई जाती है। फिर स्पॉन जब हो जाती है हमारी फिश, उसके बाद हम उसे नर्सरी पॉन्ड के अंदर डालते हैं। फिर नर्सरी पॉन्ड के अंदर वो कौन से स्टेज पे आ जाती है? वो उसकी फ्राई स्टेज पे आ जाती है। कौन से स्टेज पे आ जाए? फ्राई स्टेज। फ्राई स्टेज मतलब हमारी जो उंगलियां होती है उतनी साइज की अगर फिश हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्राई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी ये देखो, हमारे जो इतने भी ये पॉइंट्स हैं, इरेडिकेशन ऑफ द एक्वेटिक वीड्स, उसके बाद प्रेडेटरी फिश और लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड, मैन्यूरिंग, ये ऑलमोस्ट सब में सेम है, ठीक है। बस पॉइंट किस में चेंज है? पॉइंट नंबर 6 जो कि स्टॉकिंग ऑफ द कार्ब्स इन अ पॉन्ड, उसके बाद है हमारी सप्लीमेंट्री फीडिंग और हार्वेस्टिंग। ये 3 पॉइंट सब में चेंज है, बाकी के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं सब में सेम आते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स को आप किसी एक का भी पॉइंट लर्न कर लो, आप सब में वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे? कंडीशनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। कंडीशनिंग मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम किसी भी फ़िश को एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ले जा रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसका जो एक्सक्रीटर होता है, मतलब जो फ़िश का वेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो वाटर, अगर हमने देखो, अगर हम जल्दी अगर फ़िश के पॉट का जो वाटर चेंज नहीं करते, तो क्या होता है? फ़िश के अंदर वो जो वाटर है उसके अंदर ख़राब गैसेस बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ़िश की डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए फ़िश का जो पॉन्ड है उसको प्रॉपर्ली कंडीशन करके भेजा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फिश सीड। फिश सीड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं? एक तो होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या आता है हमारा? हांडी मेथड। हांडी मेथड किसे कहते हैं? देखो, आप लोगों ने सुना ही होगा, हांडी किसे कहते हैं? एक अर्दन वेसल होता है, मतलब एक मिट्टी का जिसे घड़ा कहते हैं, वो उसको यूज़ किया जाता है। वेरिएबल साइज़ का होता है, मतलब जो जितने अगर एग्स आपके ज़्यादा है तो फिर बड़ा लिया जाता है, अगर छोटे बहुत कम एग्स है तो छोटा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी हांडी होती है, तो अगर ये मिट्टी की बनी होती है और मिट्टी की बनी होने की वजह से उसका जो पीएच है वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो पाता है, ठीक है। और ये क्या है? इट इज़ अ क्लासिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये मतलब ऐसे समझ लो ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पहले से ही इसे यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्लास्टिक बैग्स को यूज़ किया जाता है एज अ क्लोज सिस्टम। प्लास्टिक बैग किस में आएंगे? क्लोज सिस्टम के अंदर आएंगे। इट इज़ यूज व्हेन अ डिस्टेंस इज लॉन्ग, मतलब देखो, अगर आप हांडी में उसको लेके जा रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर बैग्स ऑफ 30 to 45 सेंटीमीटर इन साइज आर यूज। रेक्टेंगुलर बैग्स होते हैं ऐसे। रेक्टेंगुलर बैग्स आप लोगों ने देखे होंगे कि ऐसे बैग्स लगाए जाते हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर कितने साइज़ के होते हैं? 30 से 45 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन सिलेंडर टू फिल द ऑक्सीजन। अभी देखो, जो हमारी प्लास्टिक की जो बैग है उसके अंदर वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? तो उसको ऑक्सीजन, फिशेज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए उससे क्या लगाया जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर अटैच किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग पॉन्ड के अंदर क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि स्पॉन थी, जो हमारी फिश की सबसे फर्स्ट स्टेज थी, उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। फिर स्पॉन को हमने क्या किया? नर्सरी पॉन्ड के अंदर डाला। नर्सरी पॉन्ड के अंदर हमने उसको डाला तो उसकी साइज़ कितनी होगी? 15 to 25 मिलीमीटर की उसकी साइज़ होगी। कितने दिनों में? 10 से 15 डेज़ के अंदर उसकी इतनी साइज़ होगी, और वो क्या कहलाएगी? फिर फ्राई, ठीक है। उसका सेकेंड स्टेज क्या था? फ्राई का था। उसके बाद अब जब हम इस फ्राई को हमारी रियरिंग पॉन्ड के अंदर डालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉकिंग ऑफ द फ्राई इन द रियरिंग पॉन्ड, ठीक है। किसी भी पॉन्ड के अंदर फिश की किसी भी स्टेज को डालना, उसे क्या कहते हैं? हम स्टॉकिंग ऑफ दैट स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या है? सब पॉइंट्स इन सबके सेम है। हाँ, उसके पहले आप लोगों को पहले लिखना पड़ेगा इरिडिकेशन ऑफ द एक्वेटिक वीड्स। उसके बाद जो जितने पॉइंट्स हमने नर्सरी पॉन्ड के अंदर देखिए वो सब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कुछ मेन पॉइंट्स है ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपका जल्द से जल्द इसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है? पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर में क्या होता है? अब दो चीज़ें समझने जैसी इसमें, स्टॉकिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन में।
पॉलीकल्चर होता है, एक मोनोकल्चर होता है। मोनोकल्चर मतलब क्या होता है कि ये एक सेम टाइप की फिश को साथ में कल्चर करना, मतलब किसी कोई कार्प है, जैसे कि सिल्वर कार्प है, तो सिल्वर कार्प के जितने भी एग्स है वो सब एक ही पॉन्ड में कल्चर किए जा रहे हैं, कोई और डिफरेंट नहीं है उसमें, ठीक है। बट पॉलीकल्चर मतलब 2 से 3 कार्प्स के जो फिशेस के एग्स है उन सबको साथ में कल्चर करना। जैसे हमारे सिल्वर कार्प होगी, उसके साथ हम लोग जो जैसे ग्रास कार्प या फिर कॉमन कार्प के जो एग्स है उसको भी कल्चर कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीकल्चर कहेंगे। यानी कि एक डिफरेंट टाइप के फिशेस को साथ में कल्चर करना, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पॉलीकल्चर इज एडॉप्टेड रेदर देन द मोनोकल्चर फॉर द हायर प्रोडक्शन इन अ फिश फ्रॉम रियरिंग पॉन्ड। देखो, रियरिंग पॉन्ड के अंदर जो है पॉलीकल्चर एडॉप्ट किया जाता है, मतलब पॉलीकल्चर ज़्यादा यूज़ किया जाता है मोनोकल्चर की बजाय। क्यों? क्योंकि पॉलीकल्चर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ज़ूप्लैंक्टन की भी वो है, मात्रा ज़्यादा है, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन भी है। तब जो अगर हमने उसमें कुछ कार्निवरस फिशेज डाल दी तो वो क्या करेंगे, सिर्फ ज़ूप्लैंक्टन के ऊपर फीड करेंगी, और जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन है वो जैसे के वैसे रह जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर एक्वेटिक फीड्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। बट अगर हमने वहाँ पर ऐसे फिशेस वहाँ पे डाल दी जैसे पॉन्ड के अंदर जो कि फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करेंगी, तो क्या होगा कि जो हमारा पॉन्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन रह पाएगा, जो फूड है वो ज़्यादा होगा ना कम होगा, सबको प्रॉपरली फूड मिलेगा और वहाँ पर हमें ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए पॉलीकल्चर ज़्यादा यूज़ किया जाता है रियरिंग पॉन्ड के टाइम पे। उसके बाद क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में अब क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि जब हमारी फिश जो है एक प्रॉपर साइज गेन कर लेती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें लेंथ कितनी अटेंड करना पड़ता है, उसे 75 टू 125 मिलीमीटर की लेंथ अटेंड करना पड़ता है। नर्सरी पॉन्ड में कितनी लेंथ थी उसकी, 15 टू 25 मिलीमीटर की लेंथ थी। और अब हमने उसे रियरिंग पॉन्ड के अंदर रखा, तो रियरिंग पॉन्ड में कब तक की लेंथ चाहिए उसे, 75 से लेकर, अगर वो 120 की मिलीमीटर की नहीं हो जाती तब तक हम उसे रियरिंग पॉन्ड से नहीं निकालते, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड कितना है इसका, 3 to 5 मंथ हमें उसे रियरिंग पॉन्ड के अंदर रखना पड़ता है ताकि वो इतनी साइज जो है वो अटेंड कर ले, ठीक है। एट दिस स्टेज डेवलपिंग फिश आर कॉल्ड फिंगरलिंग्स। मतलब हमारी जो फिश, जब हमारी फिश इतनी साइज की हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिंगरलिंग्स कहते हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने, स्पॉन, फिर फ्राई एंड देन फिर उसके बाद फिंगरलिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉकिंग पॉन्ड। देखो, नर्सरी पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके, ये 10 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर इसे थोड़ा बहुत इसका पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो सब पॉइंट सभी के सेम है। देखो, ऑल पॉइंट्स मतलब सभी के पहले जो पॉइंट्स है, जो 4-5 मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो सभी के सेम रहते हैं। बस जो पॉइंट कहाँ चेंज होते हैं, कुछ कुछ इसमें स्टॉकिंग में चेंज होंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग में चेंज होंगे और सप्लीमेंट्री फूड में चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द गोल ऑफ प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉकिंग पॉन्ड इज टू ऑब्टेन द हाई प्रोडक्शन ऑफ अ मार्केटेबल साइज फिश। अभी क्या है कि जो स्टॉकिंग पॉन्ड है ये लास्ट स्टेज होती है, ये लास्ट पॉन्ड होता है, इसके अंदर जब फिश को तब तक रखा जाता है जब तक वो मार्केटेबल साइज की नहीं हो जाती, ठीक है। इसमें हार्वेस्ट कब किया जाता है फिश को, जब फिश का जो वेट है वो कितना हो जाए, 100 ग्राम्स का हो जाए, ठीक है। मतलब कार्प्स का जो वेट हो जाए, मतलब जैसे अगर सिल्वर कार्प है तो अगर उसकी मार्केटेबल साइज क्या होंगी, उसकी मार्केटेबल साइज अगर 100 ग्राम्स है तो जब तक उसे वहाँ पे फिर स्टॉकिंग पॉन्ड्स में रखा जाएगा, ठीक है। और ये कब ख़त्म करना होता है, एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब 1 साल लग जाता है फिश को पूरी तरीके से ग्रो करने में। जैसे स्पॉन से लेकर उसे हमें मार्केटेबल साइज के एक प्रॉपर कार्प बनाने में पूरा 1 ईयर लगता है, ठीक है। और ये हम लोगों ने देखा रियरिंग पॉन्ड में कितना टाइम पीरियड लगा उसे, 3 to 5 मंथ, और बाकी का जो टाइम पीरियड है वो काय में उसमें डालना पड़ेगा उसे, स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने हमारा लेसन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको फिशरीज़ के अंदर कोई भी डाउट है किसी भी लेसन के अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिखो उस लेसन का नाम, हम उस पर भी 1 शॉट लेक्चर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।